Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I am back with a very new and interesting topic that is related to psychological testing. जैसे जैसे हम अपने सीनियर सेमेस्टर्स की तरफ मूव करते हैं तो हम अपनी जो जैसे हमारी साइकोलॉजी फील्ड है तो हम उस फील्ड से रिलेटेड जो है कोर्सेज पढ़ते हैं। उसमें हम एक कोर्स पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। टेस्टिंग वन भी पढ़ते हैं और टेस्टिंग टू भी पढ़ते हैं। टेस्टिंग वन में हम बेसिकली टेस्ट के बारे में हर चीज़ पढ़े होते हैं। टेस्टिंग टू में जाके हमने वो टेस्ट जो हैं उनको एडमिनिस्टर करना, ठीक है, उनको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करना सीखना होता है और करना भी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को RISB जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद फिर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हमने कैसे करनी है, उसके बाद इसकी स्कोरिंग, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ें मैं बताऊंगी और उसके बाद एनेक्सर क्या होता है ये भी बताऊंगी इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम दिस वाज क्रिएटेड बाय जूलियन बी रॉटर इन 1950, ठीक है। ये RISB है, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट, ओके। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको RISB कहते हैं। जूलियन बी रॉटर ने पहले इसको बनाया और उसके बाद इसकी सेकंड रिवीजन जो होती है वो 1992 में होती है, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस की जाती हैं। इस टेस्ट में जो है वो 40 इनकम्प्लीट ब्लैंक्स होती हैं, ठीक है। और वो जो ब्लैंक्स होते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमारी रियल फीलिंग्स के बारे में हमारे बताती है, हमारी जो रियल पर्सनालिटी है ना उसको एक्सपोज करती हैं। ये टेस्ट जो है ना किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि वो एडजस्टेड पर्सनालिटी है या मेल एडजस्टेड पर्सनालिटी है उसकी, ठीक है। वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, मतलब उसकी पर्सनालिटी के हर एक पॉइंट को जो है इस पर काम करता है। RISB जो है ये सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इस वजह से है क्योंकि इसके जो ब्लैंक्स हमारे पास 40 ब्लैंक्स होती है उसके फर्स्ट टर्म हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी जो है आगे से हमने इसको फिल करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज़ सेमी स्ट्रक्चर्ड। और प्रोजेक्टिव टेस्ट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट मिरर्स हिज ओन डिज़ायर्स, वांट्स, फियर्स एंड डिस्पोजिशंस। RISB जो है इसके 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक हाई स्कूल फॉर्म है, एक कॉलेज फॉर्म है, एक एडल्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें यह है कि जो हाई स्कूल फॉर्म है उसको आप एडल्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो एडल्ट्स के लिए फॉर्म है उसको हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए नहीं कर सकते। RISB जो है वो हमें किसी भी पर्सन की के जो एडजस्टमेंटल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हमें बताता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको, मिलिट्री टेस्ट जो होते हैं उनमें भी RISB को इंक्लूड किया जाता है। पहले क्या होता था कि वर्ड एसोसिएशन यूज़ की जाती थी कि कोई एक वर्ड बताया जाता था और उनको कहा जाता कि जो फर्स्ट थॉट आपके जहन में आती है वो बताएं क्या है, ठीक है। मगर अब जो है वर्ड एसोसिएशन को यूज़ नहीं किया जाता, RISB को यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए भी RISB को यूज़ किया जा रहा होता है और स्क्रीनिंग के लिए भी RISB को यूज़ किया जा रहा होता है। स्क्रीनिंग क्या होती है, इसको मेंटल हेल्थ ट्राइएज भी कहते हैं स्क्रीनिंग को, ठीक है। और ये फ़र्स्ट इनिशियल असेसमेंट होती है जब भी कोई क्लाइंट आता है क्लाइंट आता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, तो जो उसकी स्टार्टिंग में असेसमेंट कर रहा होता है उसको स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो RISB स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्टमेंटल इश्यूज़ हैं, उसके पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो फर्दर उसको रेफ़र करता है, फर्दर उस पर काम होता है, डायग्नोसिस होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब हम इसकी रिस्पांस शीट जो होती है हमारी उसके बारे में बात करते हैं कि ये दोनों साइडेड पे प्रिंटेड होती है, दोनों साइडेड इसकी प्रिंटेड होती हैं, ठीक है। एक सिंगल शीट होती है, ठीक है। पेपर का जो साइज़ होता है वो 8x1/2 और 11 इंचेस साइज़ होता है इसका, ठीक है। और जो इसके अंदर मेंशन होता है जो हमारा क्लाइंट या हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लेनी होती है। इंडिविजुअल का नेम, हमने सेक्स और अदर आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन ये सारी ऊपर हम लोगों ने मेंशन करनी होती है और वो उसको हमारा क्लाइंट या पार्टिसिपेंट उसको फिल करता है। इसमें 40 इनकम्प्लीट ब्लैंक्स होती है ना, तो फर्स्ट पेज पे 15 आइटम्स होते हैं उन ब्लैंक्स के, और बाकी रिमेनिंग 25 जो हैं वो बैक साइड पे होते हैं। इसको कंप्लीट करने का जो एवरेज टाइम है वो 20 से 25 मिनट्स है, ठीक है। और एवरेज टाइम है ये, ठीक है। मगर 10 से 14 मिनट्स के टाइम में इसको कंप्लीट किया जा रहा होता है।
ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ RISP। हम बात करते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन की। जब आपने इसको एडमिनिस्टर करना है ना, तो आपने अपने पार्टिसिपेंट या क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती हैं, ठीक है। आपने उसको बस ये कुछ बातें बतानी होती हैं। एक ये कि आपने स्किप कोई ब्लैंक नहीं करनी, ठीक है। आप अगर आपको भी इसका आंसर नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि आप इसका क्या रिस्पॉन्स दें, आप इसको स्किप करें, मगर बाद में आपने इसको ज़रूर फिल करना है। उसको आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने छोड़नी ब्लैंक कोई नहीं है, ठीक है। आप कोई भी आंसर लिखें वो करेक्ट होगा, इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग वाला नहीं होगा, ठीक है। हर जवाब जो आप देंगे वो ठीक ही होगा, ठीक है। उसको ठीक कंसीडर किया जाएगा, वो राइट एंड रॉन्ग उस तरह से नहीं उसको जज करेंगे हम, ठीक है। और ना ही कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है इसको एडमिनिस्टर कराने के लिए, ठीक है। कोई भी इसको एडमिनिस्टर करवा सकता है RISP को, ठीक है। इसकी दो तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक ओरल और एक रिटन फॉर्म में, ठीक है। अब रिटन फॉर्म में अगर हो जाए तो वो बेस्ट है, ठीक है। मगर ओरल फॉर्म में भी एडमिनिस्ट्रेटर्स को कराया जाता है, मगर उसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। ओरली जब हम इसको एडमिनिस्टर कराते हैं, वो हमारे जो स्कोर्स हैं ना उन पर अफेक्ट करता है, ठीक है। ओवरऑल स्कोर्स पर अफेक्ट नहीं करता, मगर पर्सनालिटी के का जो इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसको अफेक्ट कर रहा होता है। अब कैसे अफेक्ट करता है ये मैं बताती हूँ। अब देखिए, जो हमारे पास रिटन फॉर्म में क्लाइंट या पार्टिसिपेंट इसको फिल करेगा, उसके पास एक लिमिटेड स्पेस होगी जिसमें उसने अपना रिस्पांस लिखना है, ठीक है। मगर अब क्लाइंट के पास जब हम उसको ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हम उसको बताते हैं और वो रिस्पॉन्स देता है। अब उसको नहीं पता कि मैंने इतना ही आंसर करना है, ठीक है। वो एक्सीड कर जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी रिस्पॉन्स हमें देता है। तो अब जब हमारे पास इतने ज़्यादा लॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा तो उसकी स्कोरिंग करना, उसको उसके अंदर वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता है किसी पर्सनालिटी का, तो उसको एक्सपोज करना, उसके बारे में जानना मुश्किल होता है। इस वजह से जो है ना वो स्कोरिंग को इफ़ेक्ट करता है, रादर देन ओरली अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हमारी स्कोरिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता है सच। RISP के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ रिलेटिवली नॉन थ्रेटनिंग एंड क्लाइंट सेंटर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब क्लाइंट इसको आराम से कर लेता है, उसको कोई ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता कि इसमें मेरी मतलब उसको पता नहीं चलता, ठीक है। हम उसको बाद में इंटरप्रिटेशन उसकी कर रहे होते हैं और स्कोरिंग कर रहे होते हैं, उसके बारे में वो नहीं जानता होता, ठीक है। और वो आसानी से उसको फिल भी कर लेता है। अब हम इसके बात करते हैं साइकोमेट्रिक मेजरमेंट्स की RISP के, ठीक है। तो ये रिलायबल भी है, ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वैलिड भी होती है। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है कि कंसिस्टेंटली जब आप उसको रिपीट करते हो, ठीक है, बार बार उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हो तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो मतलब आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है कि आप अगर पर्सनालिटी के मेल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं ना RISP के थ्रू, तो RISP से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। वैलिडिटी होती है, इट मेयर्स व्हाट नीड्स टू बी मेयर्ड, ठीक है। जो चीज़ हम मेयर करना चाह रहे हैं वो टेस्ट जो है वो मेयर करें। तो RISP जो है वो हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स भी देता है और मेयर भी करता है पर्सनैलिटी के मेल एडजस्टमेंट बिहेवियर्स को या इशूज़ को। RISP के जो है वो दो मेन जो है वो पर्पसेस हैं। पहला पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स एन इंडेक्स ऑफ ओवरऑल मेल एडजस्टमेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। यानी कि हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स हो, ऐसा स्केल हो जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सनालिटी के मेल एडजस्टमेंट इशूज़ जो हैं उनको स्क्रीन कर सकें, ठीक है, उनको पॉइंट आउट कर सकें। सही हो क्या? जब हमने स्क्रीनिंग करनी होती है, जब हमने इनिशियल असेसमेंट करनी होती है, तो हमारे पास कोई ऐसा स्केल मौजूद हो जिसको हम यूज़ करें और हमारे पास रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो RISP जो है ये काम कर रहा होता है। दूसरा इसका क्या है? टू इकोनॉमिकली यील्ड डेटा यूज़फुल टू क्लिनिशियन। अब जो क्लिनिशियंस होते हैं उन्होंने उसके जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट आता है, उसके प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है असेसमेंट के बाद, फिर उसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह करना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि वो इकोनॉमिकली आसानी से, ठीक है, उसको ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता और वो आराम से कर भी लेता है, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट कंसिडरेशन के लिए RISP को वो यूज़ करता है कोई भी क्लिनिशियन, ठीक हो गया। ये दो इसके मेन पर्पसेस थे। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की,
ठीक है। पोटेंशियल एवरेज स्कोर्स रेंज फ्रॉम 0 to 240, ठीक है। 0 से लेकर 240 तक स्कोर्स जो हैं RASP के होते हैं, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ स्कोर है वो 135 है। अगर किसी पर्सन का 135 स्कोर आया है या इससे कम आया है तो इसका मतलब कि उसको उसकी पर्सनालिटी एडजस्टेड है, उसको कोई एडजस्टमेंटल इशू नहीं है उसकी पर्सनालिटी में। मगर अगर उसका 135 से ज़्यादा स्कोर आया है तो यानी ये हम कंक्लूड करेंगे कि उसको एडजस्टमेंटल इश्यूज़ हैं, उसकी पर्सनालिटी मेल एडजस्टेड है, ओके। और जब हमें ये पता चल गया कि उसकी पर्सनालिटी में एडजस्टमेंटल इश्यूज़ हैं तो उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह वो सारा प्रोसेस चलेगा। मगर अगर हमें पहले ही पता चल गया कि उसको कोई इशू नहीं है तो फिर वो फर्दर उस पर हम काम नहीं करेंगे एज अ क्लिनिशियन, ठीक हो गया। अब इसके हम बात करते हैं कि स्कोरिंग की कि हमारे पास एक स्केल होता है, ठीक है। 7 पॉइंट स्केल होता है जिसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 6 तक जाती हैं। मतलब स्कोर जो होता है ना, जो हमने किसी भी उसके ब्लैंक को देना होता है, जो उसने रिस्पॉन्स दिया है उसको देना होता है, वो 0 से 6 तक होता है। या हम 0 दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक जो है हम स्कोर दे सकते हैं उसको। तो इसको 7 पॉइंट स्केल इस वजह से कहा जाता है, ठीक है। जो हम हर रिस्पॉन्स को स्कोर देते हैं उन सबको एंड पे ऐड करके हम टोटल स्कोर फाइंड करते हैं। अगर वो 135 से कम है तो उसको मतलब वो उसको एडजस्टमेंटल इश्यूज़ नहीं है, अगर 135 से ज़्यादा है तो उसको एडजस्टमेंटल इश्यूज़ हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इनको ये स्कोर कब कब देंगे, 0 कब देंगे, 2 कब देंगे, 4 कब देंगे, 6 कब देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उनके रिस्पॉन्सेस पर। उनके रिस्पॉन्सेस कहते हैं कैसे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सेस हमारे पास होते हैं 4 तरह के। जो भी वो रिस्पॉन्स देते हैं ना, ब्लैंक को फिल करते हैं, वो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है। वो 4 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं उसकी। अच्छा, एक और बात, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हमें पता है ना कि हमने कोई भी तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारा क्लाइंट या हमारा पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि वो उसकी चेयर कंफर्टेबल हो, जहाँ वो बैठा है उसका एरिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वेंटिलेटेड हो, ठीक है। अगर गर्मी है तो अच्छा सा हवा का इंतज़ाम हो, फ़ैन वगैरह का, एसी का हो। सर्दी है तो बहुत ठंडी जगह ना हो। ये सारी चीज़ें। और एक और बात कि इसको RISP को हम एक इंडिविजुअल पर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एक सिंगल पार्टिसिपेंट पर भी कर सकते हैं, और अगर ग्रुप की फॉर्म में हम करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की। एक हमारे होते हैं ओमिशन रिस्पॉन्सेस, एक होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेस, एक होते हैं न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस और एक होते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। पहले हम बात करते हैं ओमिशन रिस्पॉन्स की। जो ओमिशन रिस्पॉन्स होता है वो होता है जिसको वो छोड़ देते हैं। अब हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने उसको जब एडमिनिस्टर कराना है तो हमने अपने क्लाइंट या पार्टिसिपेंट को बताया है कि आपने कोई ब्लैंक नहीं छोड़नी, मगर इसके बावजूद अगर वो छोड़ देता है तो हमने ये देखना है कि उसने कितने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं। अगर तो उसने 20 या 15 ब्लैंक्स छोड़ी है ना, कहीं पर जब मैं इसके ऊपर काम करी थी तो कहीं पर मेंशन किया हुआ था कि 15 ब्लैंक्स, कहीं पर मेंशन किया हुआ था कि 20 ब्लैंक्स उसने ओमिट की है। उसने हमें जो है वो हमारे पास उसके 20 या 15 ओमिशन रिस्पॉन्सेज आए हैं, ठीक है। उसने ब्लैंक्स फिल नहीं की तो फिर हम इसको स्कोर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए स्टेटमेंट थी, द पेपर इज़ कंसिडर्ड अनस्कोरेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली इस पर काम करना चाहते हैं ना तो फिर ये अनस्कोरेबल है, इसकी स्कोरिंग नहीं की जा सकती है। हमारे पास उसकी पर्सनालिटी उस तरह से एक्सपोज ही नहीं होगी जिस तरह से हमें चाहिए है उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ओमिशन रिस्पॉन्स तो ये हो गया। ओमिशन रिस्पॉन्स के लिए हम कोई मार्किंग नहीं करते, वो उसको ना हम 0 कहते हैं ना 1 2, कोई भी उसको हम स्कोर नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स। कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेस वो होते हैं जो कि होते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्सेस उसके, ठीक है। अब हम ये नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया, और उसके बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस वो हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव है, तो वो हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस में आ जाएंगे। फिर आते हैं न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस। जो हमारे न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस हैं वो हैं जैसे मतलब उसके कोई जिसमें कोई उसकी फीलिंग्स से अटैच नहीं है, उसके इमोशंस अटैच नहीं है, या फिर उसने कोई अपनी पर्सनली कोई बात नहीं वहाँ पर कोड की मेंशन की ना, तो वो न्यूट्रल रिस्पॉन्स होगा।
न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज में ना दो तरह के होते हैं। एक तो हम देखेंगे ना जब कि ना तो ये पॉजिटिव एक स्टेटमेंट है हमारे पार्टिसिपेंट की, उसने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है उसको हम रीड आउट करते हैं, हम देखते हैं कि ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, तो अब हम उसको करेंगे, वो आ जाएगा डायरेक्टली न्यूट्रल में, और मेजर में तो आएगा नहीं, तो वो आ जाएगा न्यूट्रल में। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ ये देखेंगे कि अगर तो उसके अंदर उस रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेंट ने कोई किसी फीलिंग या इमोशन का इजहार नहीं किया और अपनी कोई एक पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, तो भी हम उसको न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिलेंगे। ठीक हो गया, रिस्पॉन्सिव का पता चल गया, ओमिशन का पता चल गया, न्यूट्रल रिस्पॉन्स का पता चल गया, पॉजिटिव और कॉन्फ्लिक्ट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पॉजिटिव और जो है पॉजिटिव और कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स और न्यूट्रल रिस्पॉन्स, इनकी स्कोरिंग मैं बताती हूँ। आप अगर जो 7 पॉइंट स्केल को देखे मैंने, उसमें बताया था 0 से 6 तक आपने स्कोर करना है। ठीक है, ओमिशन रिस्पॉन्स को आपने कोई स्कोर नहीं देना। न्यूट्रल रिस्पॉन्स जो है उसको हमने एक स्कोर देना है। ठीक है, न्यूट्रल एक स्टेट होती है न्यूट्रल की, ठीक है, कि वो न्यूट्रल है। मगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होंगे उनके 3 स्टेट्स होंगे। कैसे होंगे कि पहली जो होगी वो क्या होगी कि माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर। जैसे हम पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स की बात करें तो उसके अंदर माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद फिर हम स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 हमारे पास यहाँ से स्कोर्स आएंगे कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स में। इसी तरह से हमारा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा उसमें भी 3 तरह के स्कोर्स आएंगे, माइल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मॉडरेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आते हैं स्केल की तरफ, 0 से 6 की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, अब ये स्केल क्या हमें बताता है, RASP जो टेस्ट है ये हमें क्या बताता है, ये किसी पर्सनालिटी के मेल एडजस्टेड बिहेवियर के बारे में या मेल एडजस्टेड पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अगर कोई बंदा हमें रिस्पॉन्स देता है जो बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, और वो उसके अंदर कोई होपलेसनेस नहीं है, मतलब वो बहुत खुश है, ठीक है, हैप्पी है, पॉजिटिव है, तो वो तो हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में कोई ऐसी बात तो बता ही नहीं रहा ना कि जो उसके मैनिफेस्टेड बिहेवियर के बारे में हमें बताए। ठीक है, तो हम उसको स्कोर देंगे 0। जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा उसको हम देंगे 0 स्कोर। ठीक हो गया, और इसको हम P3 कहेंगे, P3 क्या, P3। ठीक है, उसके बाद 1 स्कोर हम उसको देंगे जो कि माइल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिविटी है मगर जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उसकी निस्बत कम है। ठीक है, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट आपको ना इस स्केल के बाद बताती हूँ कि कौन सा P3 2 1 में कौन सा आएगा, इस तरह C2 3 1 में कौन कौन से रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो अभी बस आप ना इस स्केल को समझ लें। जो हमारा मॉडरेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा वो हमारा होगा, उसको हम स्कोर देंगे 1 और उसको हम कहेंगे P2। ठीक है, इसी तरह से जो 2 स्कोर होगा वो हम देंगे माइल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स को और उसको हम P1 कहेंगे। जो हमारा अब देखिए सबसे पहला हो गया ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है कोई पर्सन, उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो मॉडरेटली पॉजिटिव है, कम थोड़ी पॉजिटिविटी होगी, फिर और कम होगी तो माइल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे पास हो गया। अब और कम हुई तो वो बंदा उसका रिस्पॉन्स न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल वाले को हम 3 स्कोर देंगे। ठीक है, और उसको हम N से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को P से करेंगे मगर फिर उसके जैसे जैसे मूव करेंगे P3 2 1 से रिस्पॉन्स करेंगे, और न्यूट्रल रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रल वाले को N से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो 4th स्कोर है उसको हम स्कोर करेंगे माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, और इसको हम C1 कहेंगे, जो बहुत थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत थोड़ी सी नेगेटिविटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जब हम जाएंगे तो वो आएगा मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स। अब नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, इसको हम C2 कहेंगे और इसके लिए 5 स्कोर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो है स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स, इसको C3 कहेंगे और इसके लिए हम स्कोर करेंगे 6। ठीक है, 6 अब हम कर रहे हैं, तो अब 0 से 6 तक हम मूव किए। तो अब आप ये देखें कि जो हम यहाँ पे मेल एडजस्टेड पर्सनालिटी हमने देखनी है कि उसके अंदर मेल एडजस्टमेंट है कि नहीं है। तो अब अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है, उसके अंदर होपलेसनेस है, उसके अंदर सुसाइडल थाट्स हैं, तो मतलब उसकी पर्सनालिटी में मसला है।
ठीक है। तो इस वजह से इसको स्कोर ज़्यादा दिए जाएंगे। हमने ये कहा था कि 135 से ज़्यादा होगा तो हम इसको मैल एडजस्टेड कहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये स्कोर स्केल की देखें स्कोरिंग जो है वो इस तरह से 0 से 6 पॉजिटिविटी कैसे मूव करता है, मोस्ट पॉजिटिव से मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, दरमियान में न्यूट्रल आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पहले कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेस को देख लेते हैं कि C1 कब हम कहेंगे किसी रिस्पॉन्स को मेंशन करेंगे और उसको स्कोर हम करेंगे 4। ठीक है, जो हमारे पास माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज होंगे, उनमें कौन कौन से रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। वर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स आ सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर कोई बंदा अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लिखता है, उनके बारे में जिक्र करता है रिस्पॉन्स में, तो उसको C1 हम कहेंगे और उसको स्कोरिंग 4 करेंगे। स्पेसिफिक स्कूल डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, फ़िज़िकल कंप्लेंट्स आ जाएंगी और आइडेंटिफिकेशन विद माइनॉरिटी ग्रुप्स। जो हमारे माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं ये डीप सीटेड नहीं होते हैं, ठीक है, और मोर और लेस ये स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। अब हम अगर C2 की तरफ मूव करें ना, तो यहाँ पर जनरलाइज्ड प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, मोर सीरियस इंडिकेशंस, ठीक है, आ जाती हैं इसके अंदर। रिस्पॉन्सेज रेफर टू मोर ब्रॉडर मोर जनरलाइज्ड डिफ़िकल्टीज़ देन आर फाउंड इन C1। inferiority feelings, ठीक है, psychosomatic complaints, concern over possible failure, generalized social problems, school problems है, yes, ठीक है, lack of goals, feeling of inadequacy, concern over vocational choice, generalized social difficulty in heterosexual relationships। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं पार्टिसिपेंट की तरफ से, तो हम उसको C2 के साथ डिनोट करेंगे और इसको स्कोर हम करेंगे 5। C3 में जो आती है वो सिवियर डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, सिवियर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इंडिकेशन ऑफ मैल एडजस्टमेंट इश्यूज़, ठीक है, सुसाइडल विशेज़ आ जाती हैं, सेक्शुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, सिवियर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फियर ऑफ इंसैनिटी है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड पीपल इन जनरल, ठीक है, फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूजन, एक्सप्रेशन ऑफ रादर बिजार एटीट्यूड एंड सो फॉर्थ। ठीक है, जो एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी है वो सारी उसको हम कंसिडर करेंगे C3 में और इसको स्कोर करेंगे 6। ठीक है, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज के बारे में। उसके 3 थे ना, C1, C2 और C3। उसकी स्कोरिंग भी हमने देख ली। अब हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं हेल्दी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कि हमारे होपफुल फ्रेम ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं P1 की। P1 जो है वो क्लास कॉमन रिस्पॉन्सेज को शो करता है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड स्कूल, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल, एक्सप्रेशन ऑफ वार्म फीलिंग टुवर्ड्स सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम P1 में इनको कंसीडर करेंगे और इसको मार्क हम करेंगे 2 स्कोर। अब जैसे C2 में हमने कहा था कि जनरलाइज्ड डिफ़िकल्टीज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, इसी तरह से P2 में हमारे पास जनरलाइज्ड पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड पीपल, गुड सोशल एडजस्टमेंट आ जाएगी, हेल्दी फैमिली लाइफ, ऑप्टिमिज्म एंड ह्यूमर। ये सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज जो होंगे उनको हम P2 में कंसिडर करेंगे। P3 में क्या है, क्लियर कट गुड मेंटल ह्यूमर, मेच्योर्ड ह्यूमर, ठीक है, रियल ऑप्टिमिज्म एंड वार्म एक्सेप्टेंस। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो हम उसको P3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसका स्कोर 0 करेंगे हम। तो ये सारी होगी, स्कोरिंग भी होगी। अब आती है इसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हमारे पास आती है 2 तरह की, एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव तो वही स्कोर्स हम करेंगे, देंगे स्कोरिंग सबको, स्कोर देंगे सबको कि इसके इतने इतने, और उसके बाद ऐड करके टोटल स्कोर्स फाइंड कर लेंगे, वो क्वांटिटेटिव स्कोरिंग होगी। क्वालिटेटिव स्कोरिंग में क्या होगा कि हम उसके हर एस्पेक्ट को देखेंगे, हर ब्लैंक में देखेंगे कि इसमें उसकी फैमिली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपने सोशल सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर ब्लैंक से हम वहाँ से कंक्लूड करेंगे और हम उसको क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन करेंगे और एट द एंड हम स्कोर्स ही देखेंगे कि जिसके 135 से ज़्यादा है तो उसका मैल एडजस्टमेंट, उसकी पर्सनालिटी है, मैल एडजस्टेड पर्सनालिटी है। अगर उसके 135 से कम या 135 हैं तो उसको मैल एडजस्टेड इश्यूज़ नहीं है, उसकी पर्सनालिटी एडजस्टेड है। ओके, हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को RASB की बहुत हद तक नहीं समझ अगर नहीं आई तो जितनी
इनिशियल लेवल पे आपको ज़रूरत थी इन्फॉर्मेशन की और समझने की, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप लोगों को, वो आप लोग ज़रूर पूछें कमेंट्स में, मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।